यदि आप 12th क्लास में हैं तो आपके लिए एक बेहतर चैनल है, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए हम लोग बिना देर किए हुए चलते हैं, ठीक है, अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का टॉपिक है राजा, किसान और नगर, ठीक है। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाल कर लाए हैं आप लोगों के लिए। तो यदि आप 12th क्लास में हैं तो ये आपके लिए चैनल बेहतर है, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़ते हैं इस प्रश्न को, आइए हम लोग एक प्रश्न को देखते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है कि निम्न में से महिला संत कौन थी। देखिए, निम्न में से कौन सा महिला संत थी। अब ये प्रश्न नंबर 1 है, बताया गया है मीरा, तो मीरा भी एक महिला संत थी, और दूसरा है अंडाल, तो ये अंडाल भी महिला संत थी, और ये है कराईकल। तो तीनों के तीनों चूंकि महिला संत है तो इसका आंसर क्या होगा, इनमें से सभी हो जाएगा। याद रखिएगा, मीरा, अंडाल और कराईकल ये सभी महिला संत हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न को लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, कह रहे हैं ना कि धर्म की शुरुआत किसने की थी। तो आपको पता है कि धर्म की शुरुआत किसने किया हुआ है, तो ये व्यक्ति जो है, ठीक है, अशोक हैं। धर्म की शुरुआत किसने किया, तो अशोक ने किया हुआ है। तो इस तरह से आप ध्यान दे देंगे तो आपका एक एक प्रश्न सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखें। अगला प्रश्न क्या है, कह रहे हैं ना कि पुराणों की संख्या कितनी है, ठीक है। आइए समझे, देखिए कह रहा है, का पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है, ठीक है। याद रखिएगा, पुराणों की संख्या कितनी है, 18। यदि आपसे पूछा जाए ना कि वेदांत की संख्या कितनी है, तो उनकी संख्या है 6। याद कर लीजिएगा, ठीक है, वेदांत की संख्या कितनी है, 6 है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है ना कि समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है। तो कौन सा वो यूरोपीय शासक है, ठीक है, तो वो यूरोपीय शासक है नेपोलियन। नेपोलियन को, ठीक है, मतलब समुद्रगुप्त को कहा जाता है कि भारत का नेपोलियन कौन है। तो भारत का नेपोलियन कौन है, तो वो है, ठीक है, समुद्रगुप्त। इसलिए पूछा गया है कि समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है, तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा, ये है नेपोलियन, ठीक है। अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न ये है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो अर्थशास्त्र चूंकि फेमस किताब है, अगर आप 12th क्लास में हैं तो आपके लिए तो और है, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि जो अर्थशास्त्र के लेखक है वो है कौटिल्य। कौन है, कौटिल्य। तो कौटिल्य का और भी नाम है, विष्णुगुप्त है, ठीक है, और विष्णुगुप्त के नाम से, वो चाणक्य के नाम से भी फेमस है। तो कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य एक ही व्यक्ति का नाम है जिसने अर्थशास्त्र की लेखन किया हुआ है। और जब आपसे पूछा जाएगा ना कि अर्थशास्त्र की, ठीक है, अर्थशास्त्र की का संबंध किससे है, तो वो आपको याद रखना है प्रशासन से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला प्रश्न कर रहे हैं ना कि इंडिका, इंडिका किसका यात्रा वृत्तांत है। तो जो इंडिका में यात्रा वृत्तांत है वो मेगास्थनीज का है। एक प्रश्न और आप याद रख लीजिए, ठीक है, वो जो इंडिका पुस्तक है, इंडिका पुस्तक में ही पटना के लिए पालीब्रोथा शब्द का यूज किया गया है, तो याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये मौर्यकालीन समाज के बारे में जानकारी देता है। तो आप याद रख सकते हैं कि ये जो पटना के लिए इंडिका में क्या शब्द का यूज किया गया है, तो वो है पालीब्रोथा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं, करें। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो मौर्य वंश का संस्थापक था जो वो चंद्रगुप्त मौर्य था। आप जानते हैं कि मगध के शासक जो एक कुर शासक था घनानंद, उसको हराकर, ठीक है, और मगध साम्राज्य पर कौन कब्जा कर लिया, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य। और इसमें सहयोग जो किया था इसका गुरु था, ठीक है, चाणक्य या विष्णुगुप्त, उसकी मदद किया था। और अगले प्रश्न को हम लोग देखें। अगला प्रश्न क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु जो है ना वो श्रवण बेलगोला। अब ये कहाँ पड़ता है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं, ये कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, ये कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है। ये 298 ईसा पूर्व में इसकी क्या हो जाता है, 298 ईसा पूर्व में इसकी क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। एक जैन धर्म में विधि है संलेखना विधि, तो संलेखना विधि के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस संप्रदाय को मानने वाला था। तो चंद्रगुप्त मौर्य किस संप्रदाय को मानता था, अभी बताएं, ये किस धर्म को मानता था, ये जैन धर्म को मानता था, ठीक है। और इसी के एक विधि के द्वारा इसका भी मृत्यु भी हुआ है श्रवण बेलगोला में, तो आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखें। पूछा गया ना कि मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन हुआ। तो मौर्य वंश की अगर बात किया जाए ना कि मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन हुआ, तो वो है बृहद्र। मौर्य वंश का अंतिम शासक पूछा जाए तो आप याद रखिएगा बृहद्र को,
ठीक, अगले प्रश्न को हम लोग देखें। अगला प्रश्न क्या है, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो मौर्य वंश, चूंकि मौर्य वंश की राजधानी जो थी वो, ठीक है, पाटलिपुत्र थी। कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। तो जब पाटलिपुत्र राजधानी है तो हम लोग याद रखेंगे कि मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र में जाएंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य का भव्य महल भी है कुम्हारारा में, ठीक है, वो यहाँ से इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न अगला हमारा क्या है। ठीक, अगले प्रश्न को देखते हैं। ये हो चुका है मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये है ना, पूछा गया है कि मौर्यकालीन कलिंग राजा कलिंग राज्य कहाँ स्थित है? तो मौर्यकालीन में जो कलिंग राज्य है, ठीक है, वो उड़ीसा के आसपास था, यानी वर्तमान के समय का है वो उड़ीसा है। तो देखिए इस ऑप्शन में सी नंबर में उड़ीसा है। तो जब भी आप पूछा जाएगा मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित है, तो कलिंग राज्य है वो उड़ीसा में। नेक्स्ट प्रश्न को देखें। अगला क्या कह रहा है ना कि मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? तो मौर्य प्रशासन में समाहर्ता जो था, ठीक है, याद रखिएगा, ये राजकीय कर संग्रह का एक अधिकारी था, जो राजा द्वारा नियुक्त होता था और पूरे अपने राज्य से क्या करता था, करों का संग्रह करता था। तो इसे कहा जाता था, याद रखिए, समाहर्ता। ठीक, अगले प्रश्न को लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मौर्य काल में ब्रह्मोदय क्या था? तो ब्रह्मोदय क्या था? तो ये एक भूमि दान देने की क्या है, प्रथा है। तो याद रख सकते हैं कि ये भूमि देने की जब प्रथा है तो इसे ब्रह्मोदय कहा जाता है। ठीक, अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? तो अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? तो ये किस धर्म को मानता था? तो व्यक्तिगत धर्म ये बौद्ध धर्म था। याद रख लीजिएगा, अशोक किस धर्म को मानने वाला था? तो वो मानने वाला था बौद्ध धर्म को। चल अगला प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न करें, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा? ठीक, किस देश में भेजा है? तो ये भेजा है सिंहल द्वीप। कहाँ भेजा है? सिंहल द्वीप। अब सिंहल द्वीप चूंकि, ठीक है, जो श्रीलंका है, श्रीलंका का प्राचीन नाम है। श्रीलंका का क्या नाम है? प्राचीन नाम है सिंहल द्वीप। तो श्रीलंका नहीं दिया तो इसलिए हमारा उत्तर जो होगा वो सिंहल द्वीप होगा। तो याद रखिएगा महेंद्र, ठीक है, ये पुत्र हैं अशोक के, और ये संघमित्रा जो है ये पुत्री है। नेक्स्ट प्रश्न अगले को देखते हैं। अगला क्या है? अशोक किस वंश का शासक था? अशोक किस वंश का शासक था? तो ये मौर्य वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? याद रख सकते हैं, मौर्य वंश का शासक था। ठीक है, अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न कह रहा है ना कि अशोक, ठीक, अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर, कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर, ठीक है, समर्थक बन गया, मतलब बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया? तो याद रखिएगा सबसे वीवीआई क्वेश्चन है, ये उपगुप्त है। ये उपगुप्त नाम का बौद्ध भिक्षुक है और बौद्ध भिक्षुक के द्वारा इसी को दीक्षित किया गया अशोक को, और दीक्षा ग्रहण करने के बाद इसने, ठीक है, बौद्ध धर्म को अपना लेता है। तो इसका सही राइट जो आंसर है वो है उपगुप्त। अगला देखते हैं। कह रहे हैं ना कि उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेख किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो किस लिपि का प्रयोग किया रहा है? देखिए कह रहे हैं उत्तरी पश्चिमी, तो आपको थोड़ा सा ना मैपिंग का ज्ञान होना चाहिए, तभी आप इस प्रश्न को कह रहे हैं कि भारत के उत्तरी पश्चिमी। तो ये जो देखेंगे आप, यहाँ से आप देखेंगे तो ऊपर में क्या होता है? उत्तर होता है, नीचे में दक्षिण होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट। तो ये वाला साइड से ना आपसे पूछा गया कि इस साइड में ये उत्तर पश्चिमी भारत। तो उत्तर पश्चिमी भारत में जो प्राप्त हुआ है ना लिपि, आप याद रखिएगा, मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, खरोष्टी लिपि। बाकी अन्य भी लिपियां है, खरोष्टी लिपि है, ब्रह्मा लिपि है, ठीक है, अरमाइक लिपि है, ग्रीक लिपि है, तो इन सब का प्रचलन किया, लेकिन जो आपका सही उत्तर है यहाँ पर होने वाला है वो है खरोष्टी लिपि। नेक्स्ट प्रश्न को आगे देखें हम लोग का है, कह रहे हैं कि अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं? तो कुल अभी तक कितने प्राप्त हुए हैं? तो याद रख लीजिएगा वो है 40। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं ना कि अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ पर प्रचलित नहीं हुआ? मतलब सीधा सिंपल अगर कहा जाए कि अशोक द्वारा किस देश में बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं किया गया है, तो कौन सा है? इसका सही जो आंसर है वो है ब्रिटेन। यानी अशोक ने, ठीक है, जापान में भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करवाया है, सीरिया में भी करवाया, श्रीलंका में भी करवाया। जहां पर नहीं करवाया है वो है ब्रिटेन।
तो आपसे पूछा गया है नहीं, तो आपका उत्तर जो होगा वो है ब्रिटेन। ठीक है, अगले प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है ना कि अशोक किस वंश का शासक था। ये पुनरावृत्ति हो चुका है, चूंकि ये बार प्रश्न रिपीट हो गया तो इसको स्किप करते हैं, अगले प्रश्न को लेते हैं। अगला प्रश्न है ना कि जीवक ने वैध है, ठीक है, जीवक ने वैध की शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया है? तो उस टाइम जो प्राचीन विश्वविद्यालय है, सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, ठीक है, पुराना विश्वविद्यालय है वो है तक्षशिला। तक्षशिला ये पाकिस्तान के गंधार क्षेत्र में पड़ता है, तो वहीं से सबसे पहले इसने वैद्य की शिक्षा ग्रहण किया। ठीक है, जीवक एक राजवैद्य है, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि जीवक कहाँ का रहने वाला था। तो जीवक जो है ना ये रहने वाला था कहाँ का, ये याद रख लीजिएगा, राजगृह का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? राजगृह का रहने वाला था। अगले प्रश्न को हम लोग देखें, अगला प्रश्न क्या है। ठीक, अगला प्रश्न कह रहे हैं ना कि बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? तो हर एक वंश का संस्थापक ही बिंबिसार है। ठीक है, तो याद रखिए कि हर एक वंश का संस्थापक कौन है, तो बिंबिसार है, और संबंध पूछ रहा है तो हर एक वंश हो जाएगा, क्योंकि इसी ने हर एक वंश की स्थापना किया था, तो इसमें सोचना भी नहीं है, आंसर जो होगा आपका हर एक वंश हो जाएगा। अगला है कि तक्षशिला, ठीक है, तक्षशिला किस राज्य में पड़ता है? तो अभी आपको बताया कि तक्षशिला जो पाकिस्तान का एरिया है, जो आपका ऑप्शन पाकिस्तान तो है नहीं, तो यहाँ पर देखिए गंधार राज्य दिया गया है। ठीक है, तो ये गंधार राज्य से है। तक्षशिला किस राज्य में पड़ता है? तो ये गंधार राज्य में पड़ता है। अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न ये है ना, कहा गया है ना कि सेलुकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा के साथ में किया हुआ है? तक सेलुकस जो है अपनी पुत्री का विवाह, जिसका नाम है कर्नेलिया, याद रखिएगा। ठीक है, इनकी पुत्री का नाम है कर्नेलिया। ठीक है, तो सेलुकस निकेटर की पुत्री थी कर्नेलिया। इसका विवाह किसके साथ हुआ? तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में हुआ है। क्योंकि यह हराता है सेलुकस निकेटर को, और हराने के बाद सेलुकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह कर देता है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में, और इसका रिश्ता बढ़िया हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न करेंगे धर्म विजय की जगह धम विजय होता तो बेहतर होता। ठीक, उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में है? तो अशोक चूंकि शिलालेखों का प्रचलन करवाया था। अब आपसे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि शिलालेखों का प्रचलन किसने करवाया? किसने करवाया हुआ है? तो वो है अशोक, याद रख लीजिएगा। और शिलालेखों का अध्ययन जब आपसे पूछा जाएगा ना कि अध्ययन क्या है, शिलालेखों का अध्ययन को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा इपिग्राफिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इपिग्राफी बोला जाता है शिलालेखों का अध्ययन। तो इसके 14 जो है ना बड़े शिलालेख जो हैं, शिलालेख हैं, बड़े पत्थरों पर एक चट्टान से पर उसको वहां पर कलाकृतियां निकलवाता था। ठीक है, अपना जो जो कार्य होता था वो कार्यों का विवरण देता था, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? शिलालेख। और ये 13वां शिलालेख में देखने को मिलता है धम विजय का। चलिए धम विजय है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न यह है कि कालिदास किसके समकालीन थे? तो कालिदास किसके समकालीन थे? आप इस प्रश्न को भी देखिएगा, ये आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न है। कालिदास किसके समकालीन थे? ठीक है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। ये गुप्त वंश का शासक है, कंफ्यूजन में मत रहिएगा, ये गुप्त वंश का क्या है? शासक है। तो ये जब गुप्त वंश का शासक है तो इसी के दरबार में कालिदास रहते थे, तो इसका संबंध जो है समकालीन हो जाएंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ में हो जाएंगे। ठीक है, अब फिर से यही रिपीट हो चुका है कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो ठीक है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऊपर के प्रश्न में ये मतलब रिपीट हो चुका है। आइए देखिए, कह रहे हैं ना कि मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? एकदम VVI है। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ है? तो मगध की प्राचीन राजधानी जो है, ठीक है, वो है राजगृह। ठीक है, राजगृह है। कह रहे कि पाटलिपुत्र किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो जब पाटलिपुत्र की बात किया जाता है तो पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया हुआ है? तो ये है व्यक्ति उदयन। ठीक है, पाटलिपुत्र पूछा गया तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया? उदयन। जब पटना का पूछा जाएगा तो शेरशाह सूरी ने किया था, वो 1541 ईस्वी में। तो ये भी प्रश्न आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अगला पाटलिपुत्र नगर की स्थापना, ठीक है, उदयन ने किस नदी के किनारे किया है?
तो अब आप थोड़ा सा आपको ना नॉलेज आपका टेस्ट हो जाएगा ज्योग्राफी से भी, ज्योग्राफी से भी टेस्ट आपका नॉलेज को कर लेता है जनरल। अब यहाँ पर बताया गया, अब आप रटते होंगे कि पटना जो है ना गंगा नदी के किनारे है, तो जस्ट पटना के थोड़े से आप बगल में आइएगा कोइलवर, कोइलवर में ये गंगा नदी में जाकर सोन से मिलने वाली नदी है, ठीक है। ये सोन जाकर गंगा नदी में मिल जाती है, और ये है पुनपुन, पुनपुन पटना में फतुहा के पास में जाकर गंगा नदी में मिलती है। तो ये चूंकि दोनों के बीच में है पूरा, तो इसलिए आपका जो सही उत्तर जो आपका यहाँ पर होने वाला है वो हो गया है, ठीक है, इनमें से सभी। तक गंगा भी है, सोन भी है और पुनपुन भी है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, किसने लिखा कि वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न हो। अब ऐसा नहीं है कि राजा अपनी मनमानी का कार्य कर रहा है और प्रजा से मतलब ही नहीं है, प्रजा जो है वो त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है, ठीक है। तो इसका डिकोड किसने किया हुआ है, ठीक है, वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा क्या है, सुखी तथा संपन्न हो। तो ये वही व्यक्ति है कौटिल्य, विष्णुगुप्त, या हम लोग कह ले चाणक्य। तो चाणक्य है, तो इसका जो आंसर होगा कौटिल्य, इसने अर्थशास्त्र में ही बताया हुआ है कि सुकर्म, ठीक है, वास्तविक सुकर्म क्या है, जिससे प्रजा सुखी तथा संपन्न रहे। अगला, द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक है। द्वितीय नगरीकरण, पहला जो था आपको हड़प्पा सभ्यता याद रखना है कि जो हड़प्पा सभ्यता था वो उन्नत सभ्यता था, तो हड़प्पा सभ्यता, और यहाँ पर पूछा गया द्वितीय नगर, तो द्वितीय नगर में ना, अब यहाँ पर जब आप ऑप्शन देखेंगे तो ताम्र युग है, ठीक है, कांस्य युग है, और ये है लौह युग में, ठीक है। तो तांबा का प्रचलन कांस्य युग में था, ठीक है, हड़प्पा में ये भी था कांस्य युग में, ठीक है, कांस्य युग में तांबा का भी धीरे धीरे प्रचलन हुआ और सोना का भी प्रचलन हुआ। तो जो द्वितीय जब हुआ, वैदिक काल की शुरुआत होता है, यहाँ पर लोहा का प्रारंभ हो जाता है। तो जब द्वितीय नगरीकरण आपसे पूछा जाएगा तो आप याद रखिएगा लौह युगनी नगर कहा जाता है, ठीक। अब आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या है, ठीक है। कह रहे हैं कि मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्रा आया था, ठीक है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, राजदूत के रूप में किसे आया था, ठीक है, ये सेल्यूकस निकेटर का क्या था, राजदूत था। तो मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्रा आया या भारत आया, तो याद रखिएगा सेल्यूकस निकेटर का है। कलिंग युद्ध, कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है, तो कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है, तो ठीक है, 13वां शिलालेख है कलिंग युद्ध। इसके बाद अशोक ने कोई धर्म, ठीक है, मतलब कोई युद्ध नहीं लड़ा, और लास्ट में क्या अपना लिया, तो ये याद रख लीजिएगा, इसने धर्म को अपना लिया, ठीक है, इसने धर्म नीति को अपना लिया और अपने जिंदगी में युद्ध को, हिंसा को त्याग दिया। अब ये प्रश्न है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहा जाता है, तो कौन सा काल कहा जाता है, तो ये है गुप्त काल, क्योंकि गुप्त काल में भारी मात्रा में स्वर्ण सिक्के जारी किए गए। तो जब भारी मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए गए, जिसके कारण गुप्त काल को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाह है, अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाह हैं, तो ये आपको याद रखना है 8 प्रकार के विवाह है। अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाह हैं, 8 प्रकार के विवाह है, याद रखिएगा। और ये प्रश्न, ठीक है, इस पीडीएफ का लास्ट प्रश्न ये है कि अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी, मतलब अप्रोक्स में आपको क्या बताना है, इसकी टाइमिंग बताना है, अर्थशास्त्र जिसकी रचना कौटिल्य ने किया था। तो ये जो समय पूछा गया है ये है, याद रख लीजिएगा, ठीक है, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व की ये पुस्तक लिखी गई है, ठीक है। अब धन्यवाद।